Good morning, myself Madhuri Parwar, and today we are going to discuss about antenatal care. So, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए. Introduction. Every year there are an estimated 200 million pregnancy in the world. Each of these pregnancies is at risk for an adverse outcome for the woman and her infant. हर साल 200 मिलियन से भी ज़्यादा प्रेगनेंसीज़ वर्ल्ड वाइड होती है और ये जो सारी प्रेगनेंसीज़ होती हैं ये सब हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरह ही कंसीडर करते हैं क्योंकि किसी भी महिला के साथ कोई भी एडवर्स रिएक्शन हो सकती है. ठीक है. और महिला के साथ साथ बच्चों को भी एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं, कोई भी एडवर्स प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोई भी एडवर्स इवेंट हो सकते हैं ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, इंटरनेटल पीरियड और पोस्टनेटल पीरियड. ओके. वाइल द रिस्क कैन बी totally eliminated, they can reduce through effective and acceptable maternity care. चूँकि ये जो रिस्क होती है ये टोटली एलिमिनेटेड की जा सकती है, लेकिन हम इसे कैसे एलिमिनेटेड कर सकते हैं? इफ़ेक्टिव और एक्सेप्टेबल मैटरनिटी केयर के थ्रू हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं. टू बी मोस्ट इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर शुड बिगन अर्ली इन प्रेगनेंसी एंड कंटिन्यू एट रेगुलर इंटरवल्स. जो इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर होती है ये जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है वैसे ही स्टार्ट कर दी जाती है और ये रेगुलर इंटरवल पर चलती रहती है. ओके. नाउ द मीनिंग. Systemic supervision, that is examination and advice of a woman during pregnancy, is called antenatal or perinatal care. The supervision should be regular and periodic in nature according to the need of the individual. ठीक है. तो एंटीनेटल केयर होता क्या है? एंटीनेटल केयर जो है ये एक सिस्टमेटिक सुपरविज़न है. इस सिस्टमेटिक सुपरविज़न में क्या किया जाता है, जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं इनका एग्जामिनेशन किया जाता है और इन्हें एडवाइस दी जाती है उनकी प्रेगनेंसी के दौरान. ठीक है. तो इसी को हम बोलते हैं एंटीनेटल या पेरीनेटल केयर. अब ये जो सुपरविज़न होता है ये रेगुलर और पेरियोडिक नेचर का होता है. मतलब कि आपको रेगुलरली जब तक कि आपका लेबर या आपका डिलीवरी का टाइम नहीं आ जाता तब तक कि आपको रेगुलरली आपका चेकअप के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होता है. तो ये सुपरविज़न आपका रेगुलर और पेरियोडिक नेचर का होता है. एंटीनेटल केयर कंप्राइजेस ऑफ केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन, दैट इज़ जनरल एंड फिजिकल examination and obstetrical examination, and the advice was given to the pregnant woman. ये सारी चीज़ें एंटीनेटल केयर में आती हैं. ठीक है. तो इसमें आपका जनरल एग्जामिनेशन होगा, ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन होगा और यहाँ पे एडवाइस या काउंसलिंग की जाएगी प्रेग्नेंट वुमन की. नाउ द डेफिनेशन. WHO के अकॉर्डिंग एंटीनेटल केयर refers to the care that is given to an expected mother from the time of conception is confirmed until the beginning of the labor. ठीक है. एंटीनेटल केयर क्या है? एंटीनेटल केयर वो केयर है जो कि उस महिला को दी जाती है जो कि प्रेग्नेंट हुई है, मतलब जिसने अभी अभी कंसीव किया है. तो ये कब से स्टार्ट होती है? फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, मतलब जब से उसने कंसीव किया है तब से लेके जब उसका लेबर पीरियड स्टार्ट हो जाता है तब तक की जो केयर दी जाती है वो एंटीनेटल केयर कहलाती है WHO के अकॉर्डिंग. नाउ द सेकेंड वन इज़ प्लान्ड एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन फॉर द वुमन फ्रॉम कंसेप्शन अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द लेबर. ओके. मतलब कि एंटीनेटल केयर क्या है? ये एक प्लान्ड एग्जामिनेशन है और ऑब्जर्वेशन है उस महिला का जिसने कंसीव किया है और कंसेप्शन से लेके तो उसका लेबर जब तक के स्टार्ट नहीं हो रहा है तब तक के, मतलब किसी भी महिला का जो कि प्रेग्नेंट है या जिसने कंसीव किया है तो उसका एक प्लान्ड एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन है. ठीक है. Now, the systemic supervision and examination and advice of a woman during pregnancy is called antenatal care. ये DC दत्ता के अकॉर्डिंग है. मतलब कोई भी महिला जिसने अभी कंसीव किया है उसका सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन और एडवाइस ही एंटीनेटल केयर कहलाती है. नाउ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर. तो सबसे पहले हम एम्स देखेंगे यहाँ पे. पहला एम क्या है हमारा? टू स्क्रीन द हाई रिस्क केसेस. ठीक है. हाई रिस्क केसेस को स्क्रीन करना. अब हाई रिस्क केसेस हमारे क्या हो सकते हैं? अब देखिए कोई भी महिला, ज़रूरी थोड़ी है कि हर कोई महिला हेल्दी ही हो. कुछ महिलाओं को प्रीवियसली कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है, जैसे कोई हार्ट डिसीज़ हो सकती है या कोई भी मेडिकल कंडीशन जैसे इपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो सकती है
कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो सकती हैं। तो ऐसी महिलाएं भी हमारी हाई रिस्क होगी। कोई महिला शॉर्ट स्ट्रेचर हो सकती है, कोई महिला एल्डरली प्राइमी हो सकती है, या फिर कोई महिला टीनेजर प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये सारे के सारे हमारे हाई रिस्क केसेस कहलाते हैं। तो इन हाई रिस्क केसेस को हमें स्क्रीन आउट करना होता है। तो दैट इज़ आवर फर्स्ट एम। नाउ टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड ट्रीट एट द अर्लीस्ट एनी कॉम्प्लिकेशंस। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस को हमें प्रिवेंट करना है, डिटेक्ट करना है और ट्रीट करना है। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस हमारे यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस हमारे एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया, हेल्प सिंड्रोम हो गया, या फिर जीडीएम हो गया, इनसे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो गए। तो इन सब को हमें पहले प्रिवेंट करना है, डिटेक्ट करना है और ट्रीट करना है। नाउ टू इंश्योर कंटिन्यू रिस्क असेसमेंट एंड टू प्रोवाइड ऑनगोइंग प्राइमरी प्रिवेंशन हेल्थ केयर। ठीक है, हमें क्या इंश्योर करना है, हमें कंटिन्यू रिस्क असेसमेंट इंश्योर करना है और प्रोवाइड करना है ऑनगोइंग प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। मतलब अब कंटिन्यू रिस्क असेसमेंट का मतलब ये होता है कि देखिए, एएनसी पीरियड जो होता है वो 9 मंथ का होता है। तो इस 9 मंथ में हमें कंटिन्यूसली पेशेंट जब भी हमारे पास विजिट पे आती है तब हमें उसका असेसमेंट करना है। दैट इज़ रिस्क असेसमेंट। हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि पहले हमारी पेशेंट नॉर्मल थी, अभी कोई रिस्क तो नहीं हो रही है उसको इस वाले विजिट में। तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली उसका रिस्क असेसमेंट करना है एंड टू प्रोवाइड ऑनगोइंग प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। अगर कोई रिस्क हमें यहाँ पे असेसमेंट में फाइंड आउट होती है तो हमें उसको प्रिवेंट करना है, ट्रीट करना है। नाउ to educate the mother about the physiology of pregnancy and labor by demonstration, chart and diagram so that the fear is removed and साइकोलॉजी इज़ इम्प्रूव। ठीक है, अब जब महिला हमारे पास आती है ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट, हमें यहाँ पे उसे एजुकेट करना है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। अब फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी क्या होते हैं, जैसे पेशेंट को मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है। मॉर्निंग सिकनेस के साथ साथ अब जैसे 5th मंथ में क्विकनिंग होती है, उसको स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, वेट गेन होता है और बहुत सारी जो चेंजेस उसकी बॉडी में आते हैं। तो दैट आर फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में हमें उन्हें बताना है और ये बताना है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। अब हमें उसे लेबर के बारे में भी डेमोस्ट्रेशन करके दिखाना है चार्ट्स और डायग्राम के थ्रू, ताकि उसके अंदर जो भी फियर है और उसकी जो साइकोलॉजी है वो इम्प्रूव हो सके, है ना, उसका फियर रिमूव हो सके और उसकी जो साइकोलॉजी है वो इम्प्रूव हो सके। नाउ टू डिस्कस विद द कपल अबाउट द प्लेस, टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी प्रोविजनली एंड केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है, अब जो कपल हमारे पास आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही आते हैं कई बार हमारे पास एंटीनेटल विजिट में, तो हमें कपल्स को ये बताना है कि उनकी डिलीवरी किस प्लेस पर हो सकती है। अब सपोज़ करते हैं कि अगर कोई महिला है जो कि पूरा नॉर्मल है, उसको कोई रिस्क असेसमेंट नहीं हुआ है, उसको किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसकी प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल क्राइटेरिया में है, तो हम ऐसी जो प्रेग्नेंट महिला है उसको हम पीएचसी सीएचसी पर भी डिलीवरी के लिए एडवाइस कर सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई महिला जिसको हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस डायग्नोस हो रहे हैं, अगर किसी महिला को कोई कॉम्प्लिकेशंस डायग्नोस हो रहे हैं तो हम उन महिलाओं को एडवाइस करेंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपना डिलीवरी कराए, जहाँ पर उन्हें एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल हो, ओटी अवेलेबल हो, गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, और यहाँ पे आपके आईसीयूज़ वगैरह भी अवेलेबल होना चाहिए एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के लिए, और की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होनी चाहिए। इसके साथ साथ वहाँ पे एसएनसीयू की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकते हैं, पीआईएच हो सकता है, जीडीएम पॉजिटिव हो सकती हैं, ठीक है, या फिर कोई एपीएच वाली महिला हो सकती है। तो ऐसी कोई भी महिला जिन्हें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन डायग्नोस किया गया हो, उनका हमें प्लेस डिसाइड करना है। हर एक महिला को हमें बताना है कि वो किस जगह पे, कहाँ पे, कब और कैसे डिलीवरी करा सकती है। कुछ लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, कुछ अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर उनको एलएससीएस की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, नाउ to motivate the couple about the need of family planning and appropriate advice to a couple seeking medical termination of pregnancy। अब हमें यहाँ पे मोटिवेट करना है कपल को कि फैमिली प्लानिंग की नीड क्यों है। अब यूजुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी में 3 इयर्स का गैप रखना चाहिए नेक्स्ट बेबी के को कंसीव करने से पहले, और जो एलएससीएस है उसमें 5 ईयर का गैप रखना चाहिए। ये गैप की वजह से क्या होता है कि जो मदर है, मतलब जब वो नेक्स्ट टाइम कंसीव करती है तो मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी की रिस्क को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। इसीलिए फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत होती है। फैमिली प्लानिंग की जो मेथड है वो कपल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं।
अप्रोप्रिएट एडवाइस टू अ कपल सीकिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जो कपल है उनका अनप्लान प्रेगनेंसी हो जाता है, उन्हें अभी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी होती है, तो ऐसे जो कपल है उन्हें भी हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में कौन से मैथड्स है, किस तरह से वो करवा सकते हैं, उन्हें एडवाइस कर सकते हैं। Now, the objectives of antenatal care to ensure a normal pregnancy with delivery of a healthy baby from a healthy mother। ठीक है, हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी रहे और एक हेल्दी मदर से हम एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करें। Okay, now the second one is prevention, early detection and treatment of pregnancy related complications such as preeclampsia, eclampsia and hemorrhage। ठीक है, जब हमारे पास महिला एंटीनेटल विजिट के लिए आती है तो हम यहाँ पे उसका प्रिवेंट करेंगे, अर्ली डिटेक्ट करेंगे और ट्रीट करेंगे अगर हमें किसी भी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे प्रीएक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया, हैमरेज और भी जो दूसरे हमारे जीडीएम हो गया और भी जो भी कॉम्प्लिकेशन है अगर वो हमें डायग्नोस होता है तो। Now the prevention, early detection and treatment of medical disorders such as anemia and diabetes, that is gestational diabetes, mellitus भी हो सकता है यहाँ पर, डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो ये जो भी कंडीशंस हैं इन्हें हमें प्रिवेंट करना है, डिटेक्ट करना है और ट्रीट करना है। अब हम ये कैसे प्रिवेंट करेंगे और डिटेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम थ्रू एग्जामिनेशन सच एज एनीमिया के एग्जामिनेशन के लिए हमें एच बी एस्टिमेशन करना पड़ेगा। जीडीएम के एग्जामिनेशन के लिए हमें ओजीटीटी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करने पड़ेंगे। ओके, नाउ द डिटेक्शन ऑफ अर्ली माल प्रेजेंटेशन, माल पोजिशन एंड डिसप्रोपोर्शन दैट में इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अब हम माल प्रेजेंटेशन, माल पोजीशन और डिसप्रोपोर्शन को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। माल प्रेजेंटेशन, माल पोजीशन को हम थ्रू पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यूएसजी के थ्रू भी डिटेक्ट कर सकते हैं। डिसप्रोपोर्शन दैट इज़ सिफेलोपेल्विक डिसप्रोपोर्शन जो कि हम पीवी एग्जामिनेशन के थ्रू कर सकते हैं डिटेक्ट। ओके, अब जब हमने ये डिटेक्ट कर लिया तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें लेबर के लिए क्या डिसीजन लेना है। क्या हमारी पेशेंट, हमारी जो महिला है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकती है या फिर उसको सिजेरियन की ज़रूरत है। ओके, नाउ द इंस्ट्रक्ट द प्रेग्नेंट वुमन अबाउट द हाइजीन, डाइट एंड वार्निंग सिम्टम्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमन को हाइजीन के बारे में भी इंस्ट्रक्ट करेंगे और हाई कैलोरी डाइट के बारे में भी हम उसे इंस्ट्रक्ट करेंगे। वार्निंग सिम्टम्स जैसे कि हेडेक हो गया, ब्लरिंग ऑफ रीजन हो गया, पीगेस्ट्रिक पेन हो गया और ब्लीडिंग हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन सब के बारे में हम उन्हें बताएंगे। लेबोरेटरी स्टडीज़ ऑफ पैरामीटर्स सच एज laboratory studies of parameters may affect the fetus as blood group, RH typing, toxoplasmosis and syphilis। ठीक है, तो ये जो लेबोरेटरी स्टडीज़ है जो कि फीटस को इफेक्ट कर सकती है, जैसे कि ब्लड ग्रुपिंग एंड RH टाइपिंग, इसमें हमें क्या देखना है कि मदर का ब्लड ग्रुपिंग और RH टाइपिंग क्या है। अगर मदर RH नेगेटिव है, ओके, तो और बेबी अगर RH पॉजिटिव हो सकता है कि बेबी RH पॉजिटिव हो गया है तो यहाँ पे फीटस हीमोलाइटिक सिंड्रोम हो सकता है। फीटस को और भी दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि डिलीवरी के बाद में फीटस जो है उसको जॉइंडिस हो जाए और भी इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस फीटस को हो सकते हैं। टॉक्सोप्लाज्मोसिस और सिफिलिस की कंडीशन अगर मदर में डायग्नोस होती है तो इसमें क्या है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन फीटस में हो सकता है, जैसे कि कंजेनाइटल कैटरैक्ट हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकती है, माइक्रोसेफेलस हो सकता है, एनेंसेफेली हो सकती है। तो ये सारे लेबोरेटरी स्टडीज़ हमें फीमेल में करवानी होती हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।